हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि अवकल संकारक डेल ऑपरेटर कितने के बराबर होता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद हम बात करेंगे किस पर, कि हमारे पास दो राशियां थी, कौन कौन सी, अदिश और सदिश, अदिश और सदिश। तो इस पर यदि हम अदिश राशि को लगाएं, इस डेल पर हमने किस राशि को लगा दिया, इसको तीन भागों में विभाजित कर रहे हैं। किस तरह से कि यदि हमने इस डेल ऑपरेटर पर इस अदिश राशि को लगाया, डेल पर हमने कोई भी ऑपरेटर है, इस पर कोई भी फंक्शन इधर से अप्लाई हो सकता है, जैसे अवकल संकारक में हमने फंक्शन एफ लिया था उस तरीके से ही। तो डेल फाई हमने अगर इस पर अदिश राशि को लगाया तो इसको यहाँ पर नाम देते हैं ग्रेडियंट। क्या नाम देंगे इसको, ग्रेडियंट। हिंदी में बोले तो प्रवणता, क्या हिंदी में बोले तो प्रवणता, ग्रेडियंट इसको नाम देंगे, लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश वर्ड ही यूज करेंगे, ये ध्यान रखना, ग्रेडियंट फाई। अब सदिश राशि है ए वेक्टर, और ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों को यदि हम लिख रहे हैं तो इनको दो तरीके से आपने पढ़ा है, कैसे कि अगर दो राशियां हैं तो एक दूसरे पर वो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरीके से हो सकता है, ए डॉट बी के रूप में या फिर ए क्रॉस बी के रूप में। तो इसको आप बोलते थे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और इसको बोलते थे कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। जहां पर भी दो सदिश राशियां मिल सकती हैं, तो यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं था डॉट और क्रॉस, क्योंकि ये कैसी राशि थी, अदिश राशि थी। लेकिन अगर हम इस पर सदिश राशि को अप्लाई कर रहे हैं तो वो डॉट के रूप में हो सकती है या फिर क्रॉस के रूप में हो सकती है। जैसे कि हम ए वेक्टर को ले रहे हैं, इस पर अप्लाई कर रहे हैं डेल्टा, डेल्टा डॉट ए वेक्टर और डेल्टा या डेल क्रॉस ए वेक्टर, डेल्टा या डेल कुछ भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल फाइव इसको नाम दे रहे हैं ग्रेडियंट। अगर इसमें डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पर इसको नाम देते हैं हम डाइवर्जेंस। क्या देते हैं इसको नाम, डाइवर्जेंस। अगर डेल पर कोई वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट कर रही है तो उसको नाम दे देते हैं डाइवर्जेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपसारिता, फैलाव। किसी चीज का डाइवर्स होना यानी कि फैलाव होना, किस तरह से पूरा पढ़ेंगे इसको भी। तीन टॉपिक है मेनली, ये ग्रेडियंट, ये डाइवर्जेंस, और इसको बोलते हैं यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कर्ल, CURL, कर्ल। कर्ल यानी कि कर्ल का मतलब होता है गुणन। किसी भी सदिश राशि के गुणन के बारे में बताते हैं कि वो गुणन कर रही है अथवा नहीं कर रही है, यानी कि गुणनीय है या अगुणनीय है, उस चीज के बारे में कौन बताएगा, इस चीज का कर्ल, यानी कि उसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें किसके साथ, डेल के साथ। तो इस तरह से डेल ऑपरेटर है, उसको तीन भागों में हमने डिवाइड कर दिया। तीन तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट के रूप में, डाइवर्जेंस के रूप में और कर्ल के रूप में। यानी अदिश राशि लगाई उसको ग्रेडियंट, वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंस, और डॉट क्रॉस कर रहे हैं तो कर्ल, डॉट कर रहे हैं तो डाइवर्जेंस और क्रॉस कर रहे हैं तो कर्ल। तो लिखना इसके आगे, लिखना क्या, इस तरह से ही इसको बना दो कि डेल ऑपरेटर है, उसको हम तीन रूप में यूज कर रहे हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। तो हमेशा याद रखना, जो ग्रेडियंट है उसको हम कैसे बोल रहे हैं, अदिश राशि से ही बोल रहे हैं। मतलब डेल पर यदि अदिश राशि अप्लाई हो रही है तभी हम उसका ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, प्रवणता निकाल सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी के लिए है तो डाइवर्जेंस ही होगा या कर्ल होगा, ये ध्यान रखना। तो इस वाले चित्र को इसी तरह से बना लो कि डेल ऑपरेटर है, उसको हम तीन रूप में इस तरह से यूज कर रहे हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के रूप में। लिख लें इसको, इसी तरह से लिख लें। यहां तक तो लिख ही लिया था आपने, इसके बाद इसको ऐसे ही लिखते हैं। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना इसको, अदिश राशि की प्रवणता, अदिश राशि की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि की प्रवणता।
क्योंकि हमेशा जो प्रवणता निकाली जा रही है या ग्रेडियंट निकाला जा रहा है वो कौन सी राशि का ही निकाला जा रहा है, अदिश राशि का, फाई का। तो इसको नेक्स्ट हेडिंग कर इसके बारे में पूरा पढ़ना है। अदिश राशि की प्रवणता क्या होती है, क्या चीज है, क्या मतलब है। तो देखिए प्रवणता वर्ड आपने पहले भी सुना है, कहां पर सुना है, मैथ में। कैसे कि आपने इक्वेशन पढ़ी है लाइन की y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m को क्या बोल देते हैं, प्रवणता या ढाल, यही तो बोल देते, जिसको लिखते थे m इक्वल टू कितना, tan थीटा या dy अपॉन dx। मतलब क्या था, प्रवणता को क्या, प्रवणता से मतलब क्या था कि किसी भी फंक्शन में या किसी भी फलन में दूरी के साथ परिवर्तन, क्या चीज, किसी भी राशि में दूरी के साथ जो परिवर्तन है उसी को तो हम बोल रहे हैं प्रवणता। तो यही है कि किसी भी राशि में दूरी के साथ परिवर्तन का, लेकिन यहाँ पर वर्ड आता है अधिकतम मान। क्या सा मान, अधिकतम मान। क्या आ रहा है यहाँ पर, किसी भी अदिश राशि में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान, तो वो क्या कहलाएगा, अदिश राशि की प्रवणता कहलाएगी। तो ये तो इसकी डेफिनेशन रही, इसका एक गणितीय रूप हम निकालेंगे। तो अदिश राशि की प्रवणता, ये हेडिंग डाल दी, इसमें लिखना, हम जानते हैं कि प्रवणता, हम जानते हैं कि प्रवणता हमेशा, हम जानते हैं कि प्रवणता हमेशा अदिश राशियों की ली जाती है। हम जानते हैं कि प्रवणता हमेशा अदिश राशियों की ली जाती है। माना कोई अदिश राशि फाई है, माना कोई अदिश राशि फाई है, माना कोई अदिश राशि फाई है, तब अदिश राशि की प्रवणता को, तब अदिश राशि की प्रवणता को इस तरह से ग्रेड फाई इस तरह से व्यक्त करते हैं। अदिश राशि की प्रवणता को ग्रेड फाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अदिश राशि की प्रवणता को ग्रेड फाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ग्रेड फाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना, इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना इन्वर्टेड कॉमा में, किसी अदिश राशि में, किसी अदिश राशि में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान, किसी अदिश राशि में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान किसी अदिश राशि में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान अदिश राशि की प्रवणता कहलाती है। दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान अदिश राशि की प्रवणता कहलाती है। अदिश राशि की प्रवणता कहलाती है। ठीक है, अब इसका हमने गणितीय रूप निकालना है, गणितीय फॉर्मूला निकालना है। तो उसका गणितीय रूप निकालने के लिए अदिश राशि के लिए बात कर रहे हैं, और अदिश राशि को अदिश क्षेत्र में हम किसके द्वारा निरूपित कर रहे थे, पृष्ठों के द्वारा। किसके द्वारा निरूपित कर रहे थे भाई, पृष्ठों के द्वारा। तो हमने यहाँ पर कोई भी दो पृष्ठ ले लिए, इनको नाम दे दिया कौन सा, S1, एक नाम दे दिया इसको कौन सा पृष्ठ, S2। इस तरह से दो पृष्ठ ले लिए S1 और S2। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट के मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो कितना है, R वेक्टर, मूल बिंदु के सापेक्ष। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया हमने Q, कौन सा पॉइंट ले लिया, Q,
उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है। इस तरह से दो गोलीय पृष्ठ है, यहाँ पर कोई भी चार्ज या पॉइंट है, इसके सापेक्ष एक गोला है और ये वाला दूसरा गोला है, तो उस गोले के पृष्ठ का अल्पांश भाग लिया है जिसको नाम दे रहे हैं S1 और S2। एक तरह से तो संकेंद्रीय क्या है, गोले हैं, तो R वेक्टर प्लस इसको नाम दे दिया, इसका स्थिति सदिश हो गया कितना, R वेक्टर प्लस dr वेक्टर, दोनों ही क्या है ये सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। तो P से Q की डिस्टेंस बता सकते हो, P से Q की डिस्टेंस ये वाला PQ वेक्टर वो कितना होगा, यहाँ पर PQ वेक्टर कितना हो जाएगा बता सकते हो। एक नियम पढ़ा था आपने सदिश योग क्या, त्रिभुज नियम। एक त्रिभुज बन रहा है ये और 3 वेक्टर है उसमें, तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में है तो उनका योग तीसरे के बराबर होता है। तो इसका और ये एक ही दिशा में है, कौन कौन से, OP और PQ। तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर टेल से हेड की ओर लिखते हैं, PQ वेक्टर इक्वल टू कितने के बराबर होगा, विपरीत दिशा में। ये दोनों तो एक ही दिशा में आ रहे हैं, ये इस दिशा में अपोजिट, ये तो इस तरह से सर्किल है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो OQ वेक्टर, तो हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, PQ वेक्टर की, वो कितनी आएगी, OQ वेक्टर कितने के बराबर है, R वेक्टर प्लस dr वेक्टर, और ये वाला यहाँ पर कितना है, R वेक्टर। तो PQ वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से dr वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो PQ कितने के बराबर हो गया, यहाँ पर dr के बराबर हो गया। तो देखिए दो प्रश्न लिए हैं, अदिश राशि की प्रवणता, जो अदिश राशि है उसको हम कौन सी ले रहे थे, फाई। तो मान लिया कि इस वाले पृष्ठ पर अदिश राशि का मान कितना है, फाई। दूरी चेंज हो गई जैसे कि पहले बताया था सेम चित्र, तो यहाँ पर उस अदिश राशि का मान कितना हो गया, फाई प्लस डी फाई, क्योंकि पृष्ठ चेंज हो गया। इसके पूरे पृष्ठ पर तो इस विभव का मान या अदिश राशि का मान कितना बना हुआ है, फाई, लेकिन दूसरे पृष्ठ पर जैसे जाएंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, फाई प्लस डी फाई। यहाँ तक इस चित्र को बनाए, बीच में बनाए इस चित्र को, लैंग्वेज लिख दी थी, उसके बाद इस चित्र को बनाए, आराम से बनाए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चित्र को बनाने के बाद उस चित्र के नीचे इसको भी लिख देना, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, मतलब PQ वेक्टर कितने के बराबर आया, dr वेक्टर है। आप सीधा भी लिख सकते हो कि ये r है, ये r प्लस dr है, तो नॉर्मली इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, dr वेक्टर आएगी। इस तरह से इस वाले चित्र को हमने निकाला है, बनाया है, क्यों, क्योंकि हम एक ग्रेडियंट फाई का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। यहाँ पर ग्रेडियंट फाई का एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, उसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने इस चित्र का यूज किया है कि कोई भी एक अदिश राशि फाई है जिसका मान पृष्ठ S1 पर कितना है, फाई, और S2 पर है फाई प्लस डी फाई। इस पर कोई पॉइंट P है जिसका स्थिति सदिश R वेक्टर है, और S2 पर कोई पॉइंट Q है जिसका स्थिति सदिश कितना है, R वेक्टर प्लस dr वेक्टर है। तो यही लैंग्वेज लिखनी है इस चित्र को बनाने के बाद। इसको लिखें चित्र को बनाने के बाद, और इसमें लिखें माना, अगर नहीं बना पाए तो चित्र वीडियो को पॉज करें और बना लें आराम से। इसके बाद लिखना है माना दो पृष्ठ, लैंग्वेज लिखें इसके बाद नीचे इसके, माना दो पृष्ठ S1 तथा S2 हैं, माना दो पृष्ठ S1 तथा S2 हैं जिन पर क्रम से दो बिंदु P तथा Q हैं, जिन पर दो बिंदु क्रम से P तथा Q हैं,
बिंदु P का स्थिति सदिश r वेक्टर तथा बिंदु Q का स्थिति सदिश r वेक्टर प्लस dr वेक्टर है। r वेक्टर प्लस dr वेक्टर है, तब pq वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर होगा, तब pq वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर होगा। तो S1 पृष्ठ से हम कौन से पृष्ठ पर जा रहे हैं, S2 पर। तब फाई की वैल्यू फाई से फाई प्लस डी फाई हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है। यहाँ r थी, यहाँ r प्लस डी आर है। इस तरह से डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो हम ये लिख सकते हैं इसके बारे में लिख दिया क्या, पी क्यू वैक्टर इक्वल टू डी आर वैक्टर है। ठीक है, इसके बाद लिखना अतः अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन कितना हो जाएगा। अतः अदिश राशि, आगे लिखना लैंग्वेज, अतः अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन, अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन कितना हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी आर। इस तरह से लिख सकते हैं, डी फाई अपॉन डी आर, फाई राशि में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन। एक तरह से अवकलन संकारक हो जाएगा कि फाई में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, डी फाई अपॉन डी आर। अब उसकी परिभाषा क्या थी कि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान। तो उस अधिकतम मान को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसमें देखिए कि दो पृष्ठ हैं इस तरह से, ये दोनों पृष्ठ हैं। इस पृष्ठ पर हमने एक लंब डाला, तो ये दोनों एक तरह से संकेंद्री गोले हैं। तो इसके किसी बिंदु यहाँ पर हमने एक लंब डाला अधिकतम मान निकालने के लिए, तो वो इस पर भी क्या आएगा, लंब होगा। इस तरह से इस पर भी लंब है और वो इस पर भी लंब है। इस तरह से जाएगी सीधी रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है, इस पर हमने लंब डाला जो कि यहाँ पर किसी पॉइंट पर कट कर रहा है। उस पॉइंट को Q तो बोल दिया था हमने, R बोल दिया। ये पॉइंट कौन सा है, P, ये Q, और ये वाला पॉइंट कौन सा रहा, R। P, Q और R, ये लंब डाला है इस पर। और P से R तक की जो दूरी है वो हम लिख दे कितनी है, dn वेक्टर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, dn वेक्टर है ये यहाँ तक। और इसकी दिशा में जो इकाई सदिश है वो कितना मान लिया, n कैप। कैसे, जैसे कि आप किसी भी राशि को ऐसे ही तो लिखते हो, a वेक्टर है तो a वेक्टर का मोड़ और उसकी दिशा में इकाई सदिश कोई n कैप होता है, क्योंकि परिमाण होता है और उसकी दिशा होती है। दिशा को किस रूप में लिखते हैं, कैप के रूप में। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है dn वेक्टर और उसकी दिशा में इकाई सदिश हमने कितना ले लिया, n कैप ले लिया। कितना, n कैप ले लिया। तो और इनके बीच का जो एंगल है ये तो पूरा 90 हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये वाला 90 है। लेकिन हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, dn और dr के बीच में जो बन रहा है, इस एंगल को हमने मान लिया थीटा। तो इसको और चित्र में डिनोट कर दो। dn को दिखा दो, उसकी दिशा n कैप, और जो कि लंबवत दिशा है, दोनों पृष्ठों की लंबवत दिशा है कौन सी, n कैप। लिख देना यहाँ पर लंबवत दिशा, पृष्ठ की लंबवत दिशा, पृष्ठों के लंबवत दिशा लिख देना इसमें, और पूरा करें उस चित्र को। तो फाई में दूरी के साथ परिवर्तन इक्वल टू डी फाई अपॉन डी आर, यहाँ तक लिख लिया था। इस चित्र को कंप्लीट कर देना। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे लैंग्वेज लिखना, इसमें इक्वेशन नंबर 1 और डाल देना इसको। आगे लिखना, अदिश राशि फाई में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए, अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन के अधिकतम मान को ज्ञात करने के लिए
पृष्ठ S1 तथा S2 पर एक लंब पृष्ठ S1 तथा S2 पर एक लंब dn वेक्टर डालते हैं जिसकी दिशा n कैप है। एक लंब dn वेक्टर डालते हैं जिसकी दिशा n कैप है। तब चित्र से कितना हो जाएगा? चित्र से अगर हम त्रिभुज इसको लें PQR, जो त्रिभुज बना है हमारे पास, कौन सा त्रिभुज? PQ और R, ये वाला त्रिभुज। इसके लिए हम निकालते हैं यदि cos थीटा, तो cos थीटा कितना होगा? आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार कौन सा होगा? थीटा के सामने ये तो लंब हो गया। ये भी कैसा है? ये लंबवत है, क्योंकि इस पृष्ठ पर हमने ये लंब ही तो डाला था, तो ये लंबवत था। तो लंब के सामने ये तो कर्ण हो गया, ये वाला। ये कौन सा रहा? लंब। और ये वाला आधार। इस तरह से रहा। तो आधार बटे कर्ण यानी कि dn/dr। cos थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? dn/dr। तो यहाँ से हमें dr की अगर वैल्यू चाहिए तो वो कितनी आ जाएगी? ये ऐसे लिख दो सीधा ही। इक्वेशन नंबर 2, चित्र से त्रिभुज PQR से cos थीटा कितना जाएगा? dn/dr। इक्वेशन नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से फाई में दूरी के साथ परिवर्तन, ऐसे लिखना, फाई में दूरी के साथ परिवर्तन कितना होगा? d/dr। और dr की वैल्यू यहाँ से लिखें तो dr इधर गया तो dn/cos थीटा, तो dn/cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर पहुंच जाएगा। फाई में दूरी के साथ परिवर्तन इक्वल टू कितना हो जाएगा? d/dn cos थीटा। चूंकि cos थीटा है, ऐसे लिखो पहले, चूंकि फाई में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन, अधिकतम वर्ड यूज कर लेना यहाँ पर। चूंकि फाई में जो अदिश राशि है फाई, उसमें दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन कितना हो जाएगा? तो इसका अधिकतम ले लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू d/dn cos थीटा। मैक्सिमम, चूंकि cos थीटा मैक्सिमम कितना होगा? cos थीटा इसके पूरी राशि के मैक्सिमम होने के लिए cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए एंगल के हिसाब से। उसका cos थीटा का मान है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और cos थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1 पढ़ा हो मैथमेटिक्स में। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है उसकी? 1। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर अधिकतम मान करना है तो cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो cos थीटा मैक्सिमम इक्वल टू 1। और ग्रेडियंट की परिभाषा क्या थी? अरे क्या थी ग्रेडियंट की परिभाषा? कि अदिश राशि फाई में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन। तो अदिश राशि फाई में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन, तो ग्रेडियंट की परिभाषा से इस लैंग्वेज को हम कितना लिख सकते हैं? ग्रेडियंट फाई। क्या लिख सकते हैं इसको? ग्रेडियंट फाई। इस तरह से ग्रेडियंट फाई, अदिश राशि फाई में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन इक्वल टू, ये लिखिए cos थीटा मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1। और इसके बाद लिखना ग्रेडियंट की परिभाषा से, जो ये लैंग्वेज थी इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? ग्रेडियंट फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? d/dn। इस तरह से ग्रेडियंट फाई इक्वल टू d/dn। और इसके बाद सुने इधर, मतलब हमने अदिश राशि फाई में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन देखते रहे। इस पृष्ठ से इस पृष्ठ पर जा रहे थे तो उस विभव का मान चेंज हो रहा था फाई से फाई प्लस डी फाई। तो हम इस दिशा में गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, इस तरह से हम लगातार गए। तो एक लंबवत दिशा थी dn, उसी में dn वाली जो दिशा थी n के वाली दिशा, उसी में परिवर्तन कैसा आ रहा था? अधिकतम आ रहा था।
मतलब लंबवत वाली जो डायरेक्शन है उसमें ही वो चेंजेज है वो मैक्सिमम देखने को मिल रहा था। यहाँ से यहाँ चल रहे थे, चेंजेस तो आ रहा था, लेकिन लंबवत दिशा में जब गए, यहाँ पर 4 आ रहा था, 5 आ रहा था, 6 आ रहा था, 8 आ रहा था, तो यहाँ मैक्सिमम था वो कितना था, 10 था। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैक्सिमम जो चेंज देखने को मिल रहा था वो कौन सी डायरेक्शन में देखने को मिल रहा था, लंबवत दिशा में। तो लंबवत दिशा में तो एक तरह से ये पर्टिकुलर ग्रेडियंट है वो किसको दिखा रहा है, लंबवत डायरेक्शन को शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। राशि तो कैसी थी वो, अदिश राशि, लेकिन उसमें दूरी के साथ परिवर्तन को हम देख रहे हैं, अधिकतम परिवर्तन को, तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अदिश राशि की जो प्रवणता है, चूंकि वो एक दिशा को निरूपित कर रही है, मतलब वो कैसी राशि होगी, सदिश राशि, तो इसको हम सदिश रूप में लिख सकते हैं। कैसे, ग्रेडियंट फाई एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो डी फाई अपॉन डी एन तो क्या था, केवल परिमाण था, ये डी एन परिवर्तन कौन सी दिशा में हो रहा था, एन कैप में, तो इसको हमने परिमाण इंटू इकाई सदिश जैसे ए वेक्टर लिखा था, तो उसी रूप में हमने लिख दिया इसको ग्रेडियंट फाई को, कि ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन एन कैप, इस तरह से हमने उसको लिख दिया। क्योंकि अदिश राशि की प्रवणता एक डायरेक्शन को शो कर रही है, मतलब हम कह सकते हैं राशि तो अदिश थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको ऑपरेट किया डेल पर, तो उसको हम नाम दे रहे थे ग्रेडियंट फाई, वो एक कैसी राशि निकल कर आ रही है, सदिश राशि। इसको एक क्वेश्चन के तौर पर हम आगे देखेंगे, आगे आएंगे क्वेश्चन, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरह से वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ तक लिख लिया, इसके बाद लिखना चूंकि अदिश राशि की प्रवणता, चूंकि अदिश राशि की प्रवणता एक सदिश राशि होती है, क्योंकि अदिश राशि की प्रवणता एक सदिश राशि होती है, क्योंकि ग्रेडियंट लंबवत दिशा को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ग्रेडियंट, इंग्लिश में लिख लिया करो ग्रेडियंट को इसी तरह से, शॉर्ट में लिख लिया करो ग्रेडियंट, क्योंकि ग्रेडियंट लंबवत दिशा को प्रदर्शित करता है, लंबवत दिशा को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ग्रेडियंट लंबवत दिशा को व्यक्त करता है, अतः इसे सदिश रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, अतः इसे सदिश रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इक्वेशन नंबर इसको डाल देना, 3 डाल देना। समीकरण नंबर 3 डाल देना और लिखना उपरोक्त समीकरण, और लिखना उपरोक्त समीकरण अदिश राशि की प्रवणता का गणितीय रूप कहलाती है। उपरोक्त समीकरण अदिश राशि की प्रवणता का गणितीय रूप कहलाती है। उपरोक्त समीकरण अदिश राशि की प्रवणता का गणितीय रूप कहलाती है। अदिश राशि की प्रवणता का गणितीय रूप कहलाती है। तो ग्रेडियंट क्या कर रहा था, अधिकतम परिवर्तन की दिशा को शो कर रहा था, और अधिकतम परिवर्तन कौन से दिशा में हो रहा था, लंबवत दिशा में हो रहा था, ये ध्यान रखना। तो ग्रेडियंट फाई का जो फॉर्मूला आया है, तो अदिश सदिश राशि है, अदिश राशि की प्रवणता है, अदिश का निकाल रहे हैं, लेकिन पूरी क्वांटिटी कैसी आ रही है हमारे पास, पूरी की पूरी क्वांटिटी ये सदिश आ रही है हमारे पास, ये अदिश है, लेकिन लगाने पर ग्रेडियंट निकालने पर वो कैसी आ रही है, सदिश, जिसका परिमाण तो कितना है, डी फाई अपॉन डी एन, और उसकी दिशा कौन सी है, एन कैप। यहाँ तक ये पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, कार्तीय
निर्देश तंत्र में कार्तीय निर्देश तंत्र में अदिश राशि की प्रवणता, कार्तीय निर्देश तंत्र यानी कि x, y, z उस निर्देश तंत्र के अंतर्गत हमें अदिश राशि की प्रवणता है यानी ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला हमने जनरली निकाला था कि ग्रेडियंट फाई इक्वल टू कितना होता है डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें कौन से निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में उसका फॉर्मूला है वो ड्राइव करना है। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। देखें इसको हेडिंग को, उसके बाद इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।